Hello students. Yesterday we learned about the Dalhousie policy of annexation and terms and conditions of the subsidiary alliance system. Today we will learn about the economic impact of the company. Now, as you all know about the company's rule in India. So, yesterday I told you that Dalhousie was not only the imperialist but ही वॉज ऑल्सो रिफॉर्मिस्ट. ओके, उसने बहुत सारे काम किए हैं इंडिया में. रेलवे लाइन डाली मुंबई टू थाने में. देर आफ्टर वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. ओके, देर आफ्टर PWD, इंग्लिश एजुकेशन. ऑल द थिंग्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय Dalhousie. Okay, now the economic impact of the company. When we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produced raw material for England and a prospective market for goods produced in factories. Bengal exported cotton cloth, raw silk, sugar, jute, muslin. But after the dual power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. Now, as I already told you about the 100 years of the rule of Britishers in India, from Battle of Plassey in 1757 to 1850 till 1857 revolt. Okay, तब तक जो भी हमारा जो भी प्रॉस्पेरिटी थी, इंडिया की जो भी प्रॉस्पेरिटी थी, वो सारी डाउन हो गई थी. इंडिया अभी सिर्फ रॉ मटेरियल बनाने के लिए ही रह गया था. इंडिया प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल ऑफ सिल्क, कॉटन, मसलिन, ऑल द थिंग्स, एंड ही एक्सपोर्टेड दिस थिंग्स टू द ब्रिटिशर्स. ओके, मतलब जो ब्रिटिशर्स है इंग्लैंड के, उनको ये एक्सपोर्ट करते थे. बट दैट मीन्स ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पे ही वो इस रॉ मटेरियल को ख़रीदते थे और यहाँ से इंग्लैंड लेके जाते थे, वो भी बहुत ही चीप प्राइस में. ठीक है, बहुत ही लो प्राइस में. ना जो ड्यूअल पावर पॉलिसी है, उसके बाद तो जो हमारी प्रॉस्पेरिटी थी, बंगाल की जो प्रॉस्पेरिटी थी, वो फेडेड. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड, मतलब एकदम से डल हो गई. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ ड्यूअल पावर पॉलिसी? द ड्यूअल पावर पॉलिसी मीन्स द्विमुखी शासन पद्धति. नाउ this will be asked in 1 mark or 2 mark in the examination. Definition will be asked of the dual power policy. Okay, now what do you mean by dual power policy? अगर मैं अपने शब्दों में बताऊँ तो dual power policy मतलब कि एक ही जगह पे दो लोगों का राज होना. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटिशर्स थे, सो इन अ स्टेट ब्रिटिशर्स हैव the right to collect the revenue and the responsibility of that state was of the king. Okay, ऐसी उस स्टेट में ड्यूअल पावर पॉलिसी चलती थी. मतलब जो राज था राजा का, उसमें भी दो लोगों का शासन आ गया था. जैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, तो रेवेन्यू, जो स्टेट के पास से रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन का काम था, जो राइट था टैक्स कलेक्शन का, वो ब्रिटिशर्स के पास था. और स्टेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, स्टेट के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रोड्स बनाना या पीपल के वेलफेयर के लिए, टेकिंग केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड स्टेट, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग की थी. ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, यू हैव टू टिक मार्क. द ड्यूअल पावर पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बंगाल, whereby the power of collecting revenue was with the British, while the responsibility of people's welfare was with the Nawab. Thus, the British got the power without any responsibility, and the Nawab had the responsibility without any power. This was known as the subsidiary alliance system, which ruined Bengal economically. ओके, नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही जगह पे दो लोगों का राज होना. ठीक है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की और पावर किसी और के पास. मीन्स ब्रिटिशर्स हैव ओनली द पावर बट नॉट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द नवाब हैज़ ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट एनी पावर. द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीजेंट अ डेप्टर. द ब्रिटिश गवर्नमेंट imposed unfair taxes on the Indian cloth industries. They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed.
द इंडियन आर्टिजन्स बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। जो भी पावर था ब्रिटिशर्स का, उन्होंने अपने पावर का यूज़ करके दे यूज्ड देयर पावर्स एंड मेड सम दैट टाइप ऑफ रूल्स, ऐसे रूल्स बनाए कि जिसकी वजह से जो इंडियन पब्लिक थी दे बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। बिकॉज अगर मैं एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल बाय टेकिंग द टैक्सेस, बाय टेकिंग द रेवेन्यू कलेक्शन, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ज़मीन जो थी फार्मर्स की वो जब्त कर ली। ओके, मतलब बाय गिविंग दैट रीजन द फार्मर कुड नॉट पे द टैक्स ऑन हिज लैंड ऑन द फार्मिंग, दे कैप्चर देयर लैंड। ओके, मतलब उनका लैंड ले लेते थे। दे टुक ओवर कंट्रोल ऑन देयर लैंड। जैसे लगान मूवी में दिखाया है कि अगर वो लोग लगान नहीं भर सकते तो उनकी ज़मीन ले ली जाएगी, जस्ट लाइक दैट। ओके, वैसा ही था, वही था वो उनकी। ये जस्ट एग्जांपल है आपको याद करवाने के लिए, ऐसा हुआ भी है। अभी वो फार्मर क्या करेगा, तो खुद की ज़मीन है लेकिन वो टैक्स नहीं भर पाने के कारण वो चली गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही बिकेम अ लेबरर इन हीज ओन फील्ड। ओके, मतलब अपने ही फील्ड में नौकर की तरह वो काम करने लगा। सो उसका जो राइट था, कंट्रोल था अपने ही लैंड पे, वो चला गया। सो ही बिकेम पुअर, क्योंकि खुद के मालिक होने के बाद जो मिलती है, मालिक होने के बाद जो हमें पैसा मिलता है वो लेबरर में इतना नहीं मिलता। मीन्स दे बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज स्टार्टेड, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स industries were established in that time, introduced the first time factories and new machines of the any of the work, for example swing machine, railway tracks, ठीक है, then cotton weaving machine, ये सब machines जो established हुई, because of that factories were established, and because of this one the quantity of the things वेयर डबल। ठीक है, मतलब घर में मैं कोई कॉटन की साड़ी वेव करती हूँ और अगर वही साड़ी को कंपनी में बनाया जाए तो कम टाइम लगेगा। सो आवर हैंडमेड प्रोडक्शन गॉट डाउन। ठीक है, हमारा जो हैंडमेड प्रोडक्शन था वो डाउन हो गया, बंद हो गया। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो गया, हैंडमेड प्रोडक्शन में जो एम्प्लॉयज़ थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। और ये सारी फैक्ट्रीज जो उन्होंने बिल्डअप की थी वो मोस्टली इंग्लैंड में थी, तो इंग्लैंड के लोगों को ही वो एज अ वर्कर वहाँ पे काम में रखते थे, और यहाँ के जो वर्कर थे वो सिर्फ रॉ मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए रह गए थे। वो रॉ मटेरियल प्रिपेयर करके दे देते थे और फिर उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं रहता था। बिकॉज ऑफ दिस मैनी पीपल वेर अनएम्प्लॉयड। द कंपनी ट्रेडर्स forced the weavers of Bengal to sign contracts for providing definite quantity of the cloth in a short period. If the weaver refused, he would be punished by the being lashed or jailed. अभी कंपनी ने और क्या किया, तो कंपनी ट्रेडर्स फोर्स द वेवर्स ऑफ बंगाल, जो वेवर्स थे, कॉटन वेवर्स थे बंगाल के, उनको उन्होंने फोर्स किया कि जितना भी कंपनी, मतलब कंपनी ट्रेडर जितनी भी डिमांड रखे कॉटन मटेरियल की, ठीक है, उतना कॉटन मटेरियल उतनी क्वांटिटी में उनको जो टाइम उन्होंने बताया हो उसमें दे देना है। अगर वो वैसा नहीं कर पाते थे तो उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, और अगर वो रिफ्यूज़ करते थे, इफ़ दे रिफ्यूज़ टू डू दिस वन, दे वुड बी पनिश्ड बाय बीइंग लेस्ड और जेल। ठीक है, मतलब कि अगर उन्होंने बोल दिया कि 2 दिन में मुझे 100 कॉटन साड़ियों के लिए रॉ मटेरियल प्रिपेयर चाहिए, तो 2 दिन में उनको रॉ मटेरियल प्रिपेयर करके दे ही देना है 100 साड़ियों का। अगर वो मना करते हैं तो भी उनको पनिशमेंट मिलती है, अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो भी उनको पनिशमेंट मिलती है। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वेर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस, बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर। जैसे कि आप जानते हो, I told you already that they came here by attracting the prosperity of India। ठीक है, इंडिया की प्रॉस्परिटी देख के वो इधर आए थे। इंडियन विलेजेस वे सेल्फ रिलायंट थे, वो अपने ही मतलब खुद का कमाते थे, खुद का ही खाते थे, खुद का प्रोडक्शन था, गांव में बेचते थे। ठीक है, बट आफ्टर द कमिंग ऑफ कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट, उनको डिपेंडेंट हो जाना पड़ा, एंड उसकी वजह से वो पुअर भी हो गए। अभी डिपेंडेंट वो खुद से नहीं हुए, कंपनी ने अलग अलग पॉलिसीज़ और रूल्स निकाल के
under their different policies and rules they forced to come under control of the British rule. ठीक है, उन्होंने उनको फोर्स कर दिया बाय हुक और बाय क्रूक. ठीक है, अगर ऐसे ही नहीं माने तो ऐसा बर्डन उन पर डाल दिया कि वो इस बर्डन की वजह से ही ब्रिटिश कंपनी के अंडर कंट्रोल में आ जाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो डिपेंडेंट भी हो गए और पुअर भी हो गए. ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड ठाणे एंड स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज स्टार्टेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता ऑल्सो टुक प्लेस. अभी मैंने पहले ही बताया ड्यूरिंग द रेन ऑफ डेलाउसी के टाइम पे क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे क्या हुआ था, द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड ठाणे वॉज एस्टैब्लिश, डेवलप हुआ. सेकंड थिंग डेवलप हुई स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. ओके, और अभी स्टीमर सर्विस प्रिपेयर करने के लिए उनको पोर्ट्स तो बनाने ही हैं, तो उन्होंने पोर्ट्स कहाँ कहाँ पे बनाए, मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता. ओके, now social impact of the company rule. This one is the economic impact and now the social impact. During the British administration, the spirit of freedom of speech and thought developed among the people due to the development of newspaper. जैसे कि उस टाइम पे न्यूज़पेपर का डेवलपमेंट हुआ था. ठीक है, न्यूज़पेपर केसरी नाम का न्यूज़पेपर जो बाल गंगाधर तिलक ने इस्टेब्लिश किया है, इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर वहाँ पे हुए थे. नाउ सेकंड थिंग, इंग्लिश एजुकेशन भी स्टार्ट हो गया था. बिकॉज ऑफ दिस आवर इंडियन यंग पीपल, यूथ जो था हमारे इंडिया का, दे स्टार्टेड टू लर्न अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन. बाय टेकिंग द गाइडेंस फ्रॉम देम दे स्टार्टेड टू इन्वॉल्व इन द टू गेट द फ्रीडम. ओके, जो फ्रीडम लेने के लिए जो भी इन्वॉल्वमेंट था यूथ का, वो इसी वजह से स्टार्ट हुआ. जो बोलने का फ्रीडम था वो न्यूज़पेपर की वजह से पता चला कि हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक तक हमारी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, जो आज की तारीख में भी होता है. इन द इंडियन सोसाइटी सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम्स, राइट्स एंड रिचुअल्स वेर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम लाइक सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एट्सेट्रा. ये सब जो थे वो बंद हो गए. सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, दैन चाइल्ड मैरिज, ये सब जो रिचुअल्स थे, ठीक है, वो उस टाइम से जी जो रॉन्ग रिचुअल्स थे वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने इस पर बैन लगा दिया था. देन द नेक्स्ट वन, राजा राम मोहन राय. आई टोल्ड यू अबाउट राजा राम मोहन राय यस्टरडे. ही सो द सती प्रथा एट द वेरी यंग एज. ठीक है, उन्होंने अपने यंग एज में सती प्रथा देखी थी, सती सिस्टम देखी थी. उन्होंने अपने भाभी को सती होते हुए देखा है. एंड दिस इम्पैक्ट, इसकी इम्पैक्ट बहुत बड़ी हुई उनके ऊपर. किसके ऊपर? राजा राम मोहन राय के ऊपर. देन सेकंड वन, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी मलबारी एट्सेट्रा वेर द स्टालवर्ट्स हुज रोल वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द लॉज पास्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स. इन सब ने ब्रिटिशर्स की हेल्प लेके ये जो रॉन्ग रिचुअल्स है, रॉन्ग राइट्स है, इसको दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट अपना लगाया हुआ है. एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज एंग्लिसाइज्ड, देयर वॉज अ डिमांड फॉर पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ, उसमें ही ऐसे पीपल की डिमांड स्टार्ट हो गई जिनको इंग्लिश का नॉलेज हो. English education began to be imparted in India due to Lord Macaulay's endeavours. Do the underline, Lord Macaulay के endeavours मतलब उनके प्रयत्न के वजह से ये जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ. एज रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड, डू द अंडरलाइन अगेन, एज रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड, यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टाब्लिश्ड इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता. ओके, नाउ आई विल रिपीट. Because of the efforts of Lord Macaulay, the English education began to be imparted in India, and because of the recommendation of Charles Wood, universities were established in Mumbai, Madras and Kolkata. Don't get confused. Okay, the education, English education imparted because of Lord Macaulay, and universities were established because of recommendation of Charles Wood. Both are the different person. एंड बोथ वर्क, उनका दोनों का काम भी अलग है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन द एग्जामिनेशन.
sometimes happen that I asked about the recommendation of the universities and the children write the name Lord Macaulay, but you have to write down the name Charles Wood. And if I'll ask about the who imparted the English education, you have to write the name Lord Macaulay, not the Charles Wood. Now the whole class of people with knowledge of English developed because of English education. With the passage of time, this group made demands for social reforms and gave momentum to the process of reforms. As I told you that कि जैसे ही उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया, हमारे यूथ ने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया, they started to get the knowledge about the revolutions in the other countries, and this gave them the encouragement and the ideas to get the freedom of our country and process of reforms. Now what is the conclusion of whole the lesson? Thus the East India Company came to India began alert by the prosperity and trade opportunity. The company rule in India produces certain good and bad results in political, economical, social and cultural fields. The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India, and the reforms they made in the administration for their own interest indirectly proved to be the beneficial for इंडिया. ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी वो किस लिए आई थी? प्रॉस्पेरिटी जो इंडिया की थी वो देख के आई थी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की वजह से आई थी. बट आफ्टर कमिंग इन इंडिया दे स्टार्टेड देयर ओन रूल्स, इस्टेब्लिश्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड दिस इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, इसकी इम्पैक्ट भी हुई है पीपल ऑफ इंडिया पे. गुड रिजल्ट्स आर ऑल्सो देयर. फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम was introduced, PWD were introduced, then steamers, railway lines established in India. ठीक है, ये good results है. Thereafter the bad and worse right and rituals like sati system, child marriage, these all things were banned by the Britishers. ये सारे क्या है? Good things है. And bad policies क्या थी? They started to make इंग्लैंड रीच. ठीक है, इंग्लैंड को रीच बनाना स्टार्ट किया, बट किसके ऊपर? बाय ऑन द ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया मतलब इंडिया के पास से पैसा लेकर इंग्लैंड में डालना स्टार्ट किया. मतलब पैसे के पैसा नहीं लिया है. दे टेकिंग रॉ मटेरियल्स इन वेरी चीप प्लेस एंड दे मेकिंग प्रोडक्शन इन द इंग्लैंड, एंड जो प्रोडक्शन ज़्यादा वहाँ पे बनता था वो यहाँ पे लाके बेचते थे. ठीक है, जैसे उनको बेनिफिट होता था. और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रिफॉर्म्स दे मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिफॉर्म्स मतलब उन्होंने जो अलग अलग पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, और जिसकी वजह से क्या हुआ है, इंग्लिश एजुकेशन की वजह से और उनके अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ की वजह से इंटेलेक्चुअलिटी जो थी इंडियंस के अंदर वो बढ़ गई. थिंकर्स बढ़ गए, थॉट्स अबाउट द इंडिपेंडेंस थे वो बढ़ गए, एंड इनडायरेक्टली जो बेनिफिट था इंडिया को वो होने लगा. बिकॉज द यूथ स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिशर्स एंड स्टार्टेड टू मतलब अपोज करना भी स्टार्ट किया, और जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए मतलब उनके सामने वॉर करके या कुछ भी करके उनको इंडिया में से निकालने के लिए रिफॉर्मिस्ट जो थे वो भी खड़े हो गए. नाउ दिस वन आवर लेसन नंबर 1. नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स विथ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. लर्न line to line because you are in 9th standard now. In next year you will be in 10th standard. तो आपको लाइन टू लाइन ही लर्न करने की आदत डालनी पड़ेगी. बिकॉज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन यू विल आस्क फ्रॉम लाइन टू लाइन आंसर इन वन वर्ड और ब्लैंक और मैच द फॉलोइंग. एनीथिंग विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनी लाइन. सो दिस हैबिट यू हैव फ्रॉम दिस ईयर ओनली. आपको इसी ईयर से ये हैबिट डालनी पड़ेगी. ओके, सो 9 से ही आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन आंसर्स निकालने की और उसको लर्न करने की आदत डाल लो. सो lesson is completed. Thank you.